सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद इजहारुल हक साहब। आप ग्रेड 22 पर एज एन एडिशनल ऑडिटर जनरल पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज से रिटायर हुए। आप पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान इस बड़े सगीर में पोएट के तौर पे भी जाने जाते हैं। आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन कॉलम निगार हैं। आप इनको आए दिन टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, अपना एनालिसिस भी देते हैं। इनकी सर्विसेज को पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आपने पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को भी एज एन ऑडिटर सर्व किया है फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसमें आपकी एयरफोर्स हो या फिर जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में भी आप रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है इजहारुल हक साहब। बहुत शुक्रिया अरविंद साहब। सिर्फ मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये जो हाईएस्ट ग्रेड है सिविल सर्विस का, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे फख्र किया जाए। वैसे तो थैंक्स टू गॉड उसने नवाजा, लेकिन ये रोटी कमाने का जरिया है। मैं समझता हूँ कि असल मेरा तारुफ ये लिखना पढ़ना है, तारीख, शायरी, कालम निगारी। तो बाकी वो भी ठीक है। सिविल सर्विस की भी एक है, अफिनिटी है, और मैं इंडिया की सिविल सर्विस को भी स्टडी करता रहता हूँ, जो चेंजेस वहाँ हुई हैं और जो यहाँ हुई हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। इंडियन सिविल सर्विसेज हों या पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज हों, ये बहुत ही कंपेटिटिव एग्जाम होता है इसका, और जी करोड़ों नौजवान हर साल अपीयर होते हैं। मेरी नज़र में वो लोग जिन्होंने इन सर्विसेज को, इन एग्जाम्स को क्लियर किया हो और अपनी खिदमात मुल्क के लिए अंजाम दी हो, तो वो हाईली रिस्पेक्टेड लोग हैं। उनके जी उनके कैलिबर पे जो है, आप किसी भी किस्म का शक नहीं कर सकते। जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इजहारुल हक साहब, कहाँ से शुरू करें? चलें, आप हमें सबसे पहले ये बताएं, आप हिंदुस्तान भी आए, हमारे मुआशरे को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इत्तेफाक ये है कि मैं ये सवाल एक्सपेक्ट भी कर रहा था। मैं एक सरकारी मीटिंग के सिलसिले में 88 में गया था 3-4 दिन के लिए। बम्बे में हमारी मीटिंग थी, और उसके बाद मैं अपने तौर पर दिल्ली और फिर आगरा गया। और अगरचे हिंदुस्तान को देखने के लिए, भारत को देखने के लिए तो 5-6 महीने चाहिए, क्योंकि उसमें अशोका से लेके बाबर तक, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने तक बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर, रिलीजन, हर चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अवाम की लेवल पर तो अगर मज़हब को आप एक तरफ रख दें तो कोई फ़र्क नहीं है। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, वही मैं समझता हूँ कि टैबूज़ जो यहाँ हैं मुआशरे में, शादी, जहेज़, बंधन, वो भी वहाँ हैं सारे। जो हमारा एक वेल निट सोसाइटी है, अनलाइक व्हाट वी फाइंड इन वेस्ट, वो भी है हमारे यहाँ कि एक आदमी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है। और इमोशनल इमोशनल भी हम, मैं ढाका में भी पढ़ता रहा हूँ, थोड़ी बहुत मॉब साइकोलॉजी भी हम तीनों कंट्रीज़ में है। श्रीलंका का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। और जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम मज़हब को एक तरफ रख दें तो फिर बहुत सी चीज़ें हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं। क्योंकि आप देखें कि हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि मेरी अम्मी जान, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी जब शादी हुई पार्टीशन से पहले, तो आपको पता है शादी पर एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो एक हिंदू खातून थी। तो वो ज़ाहिर है कि अब अगर मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी तो मेरी खाला हुई। तो मेरे फादर बताया करते थे कि वहाँ गाँव में पड़ोस में जो हिंदू फैमिली थी तो वो भी उनको मौसी कहते थे, तो ज़ाहिर है खाना-वाना भी खाते होंगे। तो ये चीज़ें तो हैं। अब अगर हम मज़हब की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ आएँ तो उसमें इख्तिलाफ़ात हैं, और वो एक घर में भी होते हैं। अब मेरा अपने बच्चों से, हमारा जो हमारी फ़िक़्ह है मज़हब की, उस पर भी इख्तिलाफ़ है, सियासत पर भी इख्तिलाफ़ है। तो ये इख्तिलाफ़ात तो चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए, और जो इरिटेंट्स हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
तो ये मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, आपने कहा कि मज़हब को लेकर अगर आप मज़हब को साइड में रख दें, तो इससे आपकी मुराद क्या है? क्या ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है? देखें, ये दोनों बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है या नहीं, इस्लाम के जो कसौटी है, जो पैरामीटर्स हैं, उन पर पूरा उतरता है या नहीं। अच्छा, इसी तरह सेकुलरिज़्म की जो पैरामीटर्स हैं, जो कसौटी है, उन पर इंडिया पूरा उतरता है या नहीं। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि मज़हब को अगर हम एक तरफ रख दें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़हब को छोड़कर जो बाकी मामलात हैं हमारे, कल्चर जो है, खाना-पीना जो है या लिबास किसी हद तक, उसमें हम लोग कॉमन हैं। मज़हब हमारे अपने-अपने हैं, हमने अपने-अपने, हर एक ने अपनी-अपनी कब्र में जाना है। इसी तरह हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात जो हैं, वो भी रियलिटीज़ हैं। तो ये रियलिटीज़ जो हैं, इनको भी सामने रखना चाहिए और इन इख्तिलाफ़ात को सामने रख कर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, एफिनिटी होनी हो सकती है, वो तो होनी चाहिए। जी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम और इंडिया के अवाम में दुश्मनी है, ये मैं नहीं समझता। अगर हम सियासत में जाएँगे, अगर हम मज़हब में जाएँगे, तो फिर हमारे इख्तिलाफ़ात तो होंगे और हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ कि हम मुहज़्ज़ब लोगों की तरह हमें वो इख्तिलाफ़ात भी बर्दाश्त करने चाहिए, बैठकर उसका तरीक़ा करना चाहिए। हमने 3-4 जंगें लड़ी, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और किसका कसूर है, किसका नहीं है, हम पाकिस्तानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इंडियंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। नोबडी वांट्स एंड नोबडी शुड वांट टू चेंज द एटीट्यूड। हमारे अपने एटीट्यूड हैं, उनके साथ हमें ज़िंदा रहना है। तो जी, बिल्कुल। बेहतर है कि हम मेज़ पर बैठकर अपने मसाइल हल करें और एक-दूसरे को बर्दाश्त करें। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, इज़हार साहब। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह है, लेकिन बावजूद उनके हमें चाहिए कि हम कम से कम आपस में बैठकर और बात करें। और आज जो दुनिया जहाँ पहुँच गई है, आगे जा रही है, वहाँ पर हमारे लिए भी एक सबक है कहीं न कहीं पे कि हम भी अब अपने जो भी रिमेनिंग इश्यूज़ हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हल करके और कैसे न कैसे आगे बढ़ें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम फैक्ट्स को तस्लीम करें। जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 3-4 जंगों को लेकर ही देख लीजिए। पाकिस्तान में उसको उनको लेकर जो ओपिनियन है वो ये है कि इंडिया को अग्रेसर माना वो गया है और पाकिस्तान को हमेशा एज ए डिफेंडर पोर्ट्रे किया गया है। हमारे यहाँ पर जो है लोगों के बीच में आम राय वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से सारी की सारी एग्रेशन एग्रेशन होता हुई है। है। अब सच इसके जो है वो ऐसा नहीं है कि लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं। रियासती जो बयानिया है अगर वो झूठ पर मबनी हो, तो फिर आगे बढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पिछले 73 इयर्स में अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या रहे हैं? देखें, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टेटमेंट्स, बयानिया जो होता है, स्टैंड हुकूमतों का, वो उनकी कुछ मजबूरी भी होती है। ज़ाहिर है कि हम जब इंडिया को देखते हैं तो हम पाकिस्तान की ऐनक से देखते हैं। जब इंडिया वाले पाकिस्तान को देखते हैं तो वो अपनी ऐनक से देखते हैं। तो दुनिया में अभी तक कोई ऐसा शीशा ऐनक का इजाद नहीं हुआ जो मुकम्मल तौर पर अनप्रेजुडिस्ड हो या जिसमें थोड़ा बहुत साइड वो ना हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ तक अचीवमेंट है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। हमने हर मामले में तरक्की की है। सियासी तौर पर हमने तरक्की की है, मुआशरती तौर पर हमने तरक्की की है। ये ठीक है कि कुछ ऐसे फेजेस रहे हैं कि जिनमें हमारी रफ्तार ज़्यादा हुई, कुछ ऐसे फेजेस हैं जिनमें हमारी रफ्तार स्लो रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान और इंडिया का है, वो ये है कि इलिटरेसी बहुत है। अगर हमारी लिटरेसी 90% हो जाए, 95% हो जाए, 100% हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो हैंगओवर्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँ। लेकिन हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में पड़े हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
मसलन जब पाकिस्तान ने शहरों के नाम चेंज करना शुरू कर किए, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उसको तारीफ नहीं की कि भाई फैसलाबाद का नाम आपने बदला है, तो जिसने वो लायलपुर जिसने बसाया था, वो कारनामा तो उसका है। अच्छा, इसी तरह एबटाबाद है, तो वो तो नाम अभी नहीं बदला। जो आदित्यनाथ साहब जिस तरह नाम बदल रहे हैं, अब इसमें मैं एक मुसलमान के तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं एक स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी बात कर रहा हूँ कि अगर वो आगरा का नाम चेंज कर रहे हैं, लखनऊ का नाम चेंज कर रहे हैं, अलीगढ़ का चेंज कर रहे हैं, तो ये इस हम छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए हैं, नाम से क्या होता है। अब आप अगर अरविंद हैं और मैं अगर इजहार हूं, तो ये नाम अगर हम बदल देंगे तो हमारी शख्सियत तो फिर भी वही रहेगी। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ब्रॉड चीजों में पढ़ना चाहिए, हम अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो दें। तो अगर हम इन चीजों में ना पढ़ें हमारी सोसाइटी में, अब देखिए जैसे पाकिस्तान में एक है, सिंध में है, कारोकारी है, इंडिया में भी इसी तरह बहुत सी रस्में हैं, जहेज है, वो चूल्हे फट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे यहाँ ये है कि जी कारोकारी है, वो पंचायत ये फैसला कर रही है, एक पैरेलल लीगल सिस्टम चल रहा है। इन चीजों से हमें निकलना चाहिए और हमारे जो हमारा जो विजन है वो जरा बड़ा होना चाहिए, ताकि हम इन चीजों में न पड़े कि इस शहर का नाम क्या है और ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। बोथ द साइड्स। ठीक है आई जी। बिलोंग टू आई बिलोंग टू अटक डिस्ट्रिक्ट। अब इसका नाम पहले कैंपबलपुर था, कैंपबेलपुर, इसका नाम हमने अटक रख दिया। अब ये जो शहर है ये तो कैंपबेल ने बसाया था, तो उससे हम क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अटक तो पुराना शहर है, उसका तो नाम है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आदित्यनाथ साहब से भी हमारी तरफ से गुजारिश करें कि शहरों के नाम ना बदलें, इससे हम दूर होंगे, नजदीक नहीं होंगे। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें की और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक शहरों के नाम बदलने का ताल्लुक है, तो वो नई जो आपकी पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं एज़ अ स्टेट, तो वो एक उसी का असर्शन है कि आप चाहते हैं कि नहीं, अब चूँकि हम पावर में हैं, तो हम अपनी सोच को और हमारी जो भी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, बिलीफ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें, जिससे कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक तरह की पॉपुलिज़्म के आप शिकार हो जाते हैं। आपने लिटरेसी की, एजुकेशन की बात की। इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा गैप आ गया है। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 80% के करीब है, पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड 57-58% है। तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया? एक तो ये बताएं सर। हाँ, देखिए एक तो मैं चूँकि इक़्तिसादियात इकोनॉमिक्स का भी हूँ तालिब इल्म, और ढाका यूनिवर्सिटी में हमारा स्पेशल एक सब्जेक्ट था डेमोग्राफी। एक तो ये जो हमारी डेट है लिटरेसी की इंडिया और पाकिस्तान में, ये मुझे नहीं पता कि यूनेस्को वाले, यूएनओ वाले इसको माने हैं या नहीं। कुछ ये भी है कि कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हैं। पाकिस्तान की मुझे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 55-60% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं इंडिया से वाकिफ़ हूँ और इंडिया की तारीख़ जो मैंने पढ़ी है, अब भी मुग़ल हिस्ट्री का तो मैं बहुत स्टूडेंट भी हूँ और मेरा एक सीरीज़ भी चल रहा है मुग़ल कहानी। मैं नहीं समझता कि ये जो फिगर इंडिया का है जो आप फरमा रहे हैं, 70-90% आप फरमा रहे हैं। 77-78% है, क्लोज टू 80% मैंने कहा। मैं नहीं समझता कि ये सही है, क्योंकि आप देखें जो वहाँ पर दिलत हैं, अनटचेबल्स हैं, और फिर जो मैसिव पॉपुलेशन है, मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। मेरा ख़्याल है कि बहुत हुआ तो अगर हमारा 55 है तो आपके यहाँ 60-65 होगा। कुछ मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। लेकिन मुझ इसमें हुँ, कोई हुँ। शक नहीं कि लिटरेसी में हमें जितना आगे जाना चाहिए था, हम नहीं जा सके, और उसकी वजह कुछ हैं। एक तो ये है कि इंडिया ने लेट्स बी फ्रैंक, इंडिया ने अपना जो सिस्टम था एग्री फ्यूडल, जिसको हम अंग्रेजी में लैंड ओनरशिप पैटर्न कहते हैं, वो 1951 में चेंज कर दिया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिंध में बहुत ज़्यादा फ्यूडलिज्म है, साउथ पंजाब में है,
और मैं तो कई दफ़ा लिख चुका हूँ अपने अंग्रेज़ी के कालमों में भी, उर्दू के कालमों में भी, कि भाई बलूचिस्तान में जो हमारा सरदारी सिस्टम है, वो सदियों पुराना है और वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है हमारी लिटरेसी को ज़्यादा करने के दौरान। अच्छा, हम ये भी मिसाल देते हैं कि 51 में आपने स्टेट्स ख़त्म कर दी, फिर उनके वो ख़त्म कर दिए, बाकायदा जो पेंशनें थीं, जो बड़े-बड़े वो महाराजे और वो थे नवाब और हमारे दोनों हिंदू मुसलमान, वो उन्होंने अपने महल जो हैं वो होटल बना लिए, वो सब कुछ। ये बदकिस्मती से यहाँ नहीं हो सका। अगर हमारे यहाँ साउथ पंजाब में, सिंध में फ्यूडलिज्म खत्म हो जाए और जिस तरह आपके यहाँ एक सीलिंग है, गालिबन इफ आई एम करेक्ट, इंडियन पंजाब में शायद 24 एकड़ है पर फैमिली, एंड समवेयर इन साउथ इट इज 44। अगर हमारे यहाँ भी ये हो जाए और बलूचिस्तान में इफ वी आर एबल टू डू अवे विद द प्रिमिटिव सरदारी कबायली ट्राइबल सिस्टम, तो हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये चंद ऐसे हमारे हैं हिंड्रेंसेस which fortunately you don't have or you have done away with it. जी, लिटरेसी रेट की फिगर्स तो आलमी दुनिया पब्लिश करती है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के हाथ में हो कि वो उसे कंट्रोल कर सकें। आपने फरमाया कि बड़ा कम फ़र्क नज़र आता है। मैं तो समझता हूँ साहब कि फ़र्क बहुत बड़ा है। मसलन कि आप ये देखें, हमारे यहाँ से जो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अंग्रेज़ी अखबार है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा सिर्फ इंग्लिश में ही चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स को ले लें। हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आप ये कहें कि ऐसा कौन-सा मुल्क है जहाँ पर अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी ही एक पैमाना है लिटरेसी रेट को देखने का। इन कंपैरिज़न पाकिस्तान में एक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल था डॉन, वो भी ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप नहीं थी, तो वो बंद हो गया। आप ये देखें कि इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने जो तरक्की की है, वो भी देखने लायक है। दुनिया भर के अंदर हमारे बच्चे आज बड़ी टॉप पोज़ीशंस पर हैं, फिर वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आप उठाकर देखें। इन कंपैरिज़न टू पाकिस्तानीज़ कहीं दूर-दूर तक भी शायद ही कोई एक नाम कभी-कभार सुनाई देता है, वो भी अब तो नहीं देता। तो फ़र्क जितना आपने बताया मुझे लगता है उससे कहीं बड़ा है और हमें डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस की जो रिपोर्टिंग है उसे। जी, बिल्कुल सही है, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। इसमें 2 बातें हैं अरविंद साहब। एक तो ये कि आप जब बात करते हैं इंग्लिश प्रेस की, मीडिया की, या पाकिस्तान से बाहर जो हमारा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तो उसमें एक पॉपुलेशन का भी फैक्टर देखें कि कहाँ 1 अरब 1 बिलियन प्लस की आबादी और कहाँ हमारी 20-22 करोड़ की आबादी। एक तो वो आपको प्रोपोर्शन उसका देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। और दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह आपके यहाँ हिंदी जो है वो, अब देखें साउथ में जिस तरह आपके यहाँ हिंदी उतनी एक्सेप्टेबल नहीं रही। आपके यहाँ एक मजबूरी भी थी, यू हैड टू रिजॉर्ट एंड यू हैड टू बी बैक टू द वॉल एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। मेरे साथ ये हुआ कि मैं मेलबर्न में, जहाँ मैं अक्सर रहता हूँ, तो मैं एक लाइब्रेरी में बैठता हूँ दिन को, तो सामने एक इंडियन दुकान है जहाँ से मैं भूख लगे तो एक समोसा या मैं बूंदी का लड्डू खाता हूँ। और बूंदी है, पाकिस्तान में नहीं रहे, उन्होंने तो बहुत अपनी मिठाई को मॉडर्न कर दिया, तो मैं वहाँ बहुत खुश होता हूँ। तो वो इंडियन थी औरत दुकानदार, तो वो मैंने उसे जाकर कहा उर्दू में, ज़ाहिर है वो इसको हिंदी समझी। मैंने कहा कि मुझे एक समोसा दे दीजिए, तो वो बड़ी नाराज़ हुई, कहने लगी कि आप जो दिल्ली के लोग हैं, आपको पता है कि हमें हिंदी नहीं आती, तो आप जानबूझ के हमें तंग करते हैं। तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो साउथ से थी। अच्छा, अब ये जो, अब मुझे ये भी पता है कि इंडियन सिविल सर्विस में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, साउथ की लॉबीज़ हैं, पॉकेट्स हैं उसकी, तमिल की हैं और उसकी मलयालम की हैं, और ये सारी हैं। हमारे यहाँ चूंकि मुल्क छोटा है और उर्दू का इतना वो नहीं है एंटेगोनिज्म, जितना, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ उर्दू एज ज़्यादा वो डेवलप हो।
अब आपके यहाँ अंग्रेजी अगर आप हिंदी बोलेंगे तो साउथ तो वो कट ऑफ हो जाएगा। अभी मुझे पता है कि कोई साल 1.5 साल पहले भी कुछ, अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, आई हैव बिकम विद एज वेरी फॉरगेटफुल, कुछ चला था हिंदी का साउथ वर्सेस तमिल का। एक तो ये है कि हमारे यहाँ उर्दू का अखबारात भी ज़्यादा हैं, अंग्रेजी के कम हैं, सर्कुलेशन कम है। तो दूसरा आपने जो कहा है कि बाहर, मेरा ख्याल है कि अगर आप पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन दें तो पाकिस्तानी भी काफ़ी पोस्टों पर हैं। जैसे अब मेरे बच्चे बाहर डॉक्टर हैं, या जो हमारे पाकिस्तानी अजीज़ व अकारिब हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, तो वो भी हैं, वेल प्लेस्ड हैं। और ये मैं मानता हूँ कि इंडियंस की तादाद ज़्यादा है, उनकी तालीम में वो बाहर भी आगे हैं और अपने यहाँ भी आगे हैं, आईटी में भी आप लोग आगे हैं। इसमें मुझे मानने में कोई हेसिटेशन नहीं है। लेकिन लैंग्वेज हमारे यहाँ अब उर्दू का ज़्यादा रवाज आ रहा है, तो अंग्रेजी पर हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है, एक वजह ये भी है। जी, पीटीवी के अंग्रेजी बांग्लादेश चैनल पर भी मैं जी, मैं बांग्लादेश की तरफ आना चाहता हूँ। बांग्लादेश भी जो है एक वक़्त तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था। आज बांग्लादेश का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट क्लोज़ टू इंडिया है और 75% के करीब है। तो आज जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कर रहा है, वहाँ की करेंसी को पाकिस्तान के कंपैरिज़न में लें, पाकिस्तान के अगर उनके जो कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं, उनको अगर आप बांग्लादेश से अगर आप कंपेयर करें, तो बांग्लादेश तो कॉटन प्रोड्यूस भी नहीं करता है, फिर भी उनकी $32 बिलियन की सालाना कॉटन एक्सपोर्ट्स हैं। इन कंपैरिजन पाकिस्तान, जो कि एक फिफ्थ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो उनके टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 18-20 बिलियन डॉलर। तो ये जो फर्क है इतना बड़ा, वो मैं समझता हूँ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है बेशतर, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके और इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पा रही है। जबकि बांग्लादेश की एक एजुकेटेड पॉपुलेशन ने, जहां पे कॉटन प्रोड्यूस भी नहीं होता, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड की उस पे और फिर अपना नाम बनाया। तो फर्क तो है इजहार साहब। बिल्कुल फ़र्क है। और बांग्लादेश के बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा बेहतर, बिकॉज़ आई वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ आपने डॉक्टर एमए की यूनुस है जी वहां पर इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल, 2 एंड ढाका हाफ यूनिवर्सिटी में। ईयर, अब भी मेरे रवाबित हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लिटरेसी का मैंने ख़ास तौर पर स्टडी किया है। उनकी जो शुरू में लिटरेसी बढ़ी है, बहुत तेज़ रफ़्तारी से, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अंग्रेज़ी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था या बहुत ज़्यादा पसे पुश डाल दिया था, और बाद में दे रिपेंटेड ऑन इट एंड दे रिवाइज्ड देयर पॉलिसी। और बाद में उन्होंने थोड़ा-सा सफ़र भी किया बिकॉज़ अंग्रेज़ी की बहुत कम हो गई थी अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि बांग्लादेश के पड़ोस में अफ़गानिस्तान नहीं है। देखिए, हम बहुत बिल्कुल ठीक-ठाक जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी गलती थी या हमारी गलती नहीं थी या हमारी मजबूरी थी, जब से अफ़गानिस्तान में फ़ॉरेन इंटरवेंशन हुई और फिर हम उसमें कूदे, या हमें मजबूर किया गया कूदने के लिए ज़िया साहब के ज़माने में, उसके बाद हमारी लिटरेसी या इलिटरेसी या एजुकेशन का जो लेवल था, दैट बिकेम इर्रेलेवेंट। आप देखें ना कि जिस मुल्क में धमाके शुरू हो गए, जिस मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो गई, अच्छा 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन आ गए, और मैंने हमेशा लिखा है कि हमारे जो जनरल ज़िया-उल हक थे, अल्लाह उनकी गलतियाँ बख्शे, उन्होंने ये गलती की कि जिस तरह ईरान ने इन मुहाजिरीन को कैंपों में रखा, उन्होंने इनको खुली छुट्टी दे दी, उन्होंने हमारी मईशत पर कब्जा कर लिया, हमारे कारोबार पर कब्जा कर लिया। ये बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान नहीं था। और मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 हज़ार साल में, या फर्ज करें कि 1500-1600 जो साल गुजरे हैं आफ्टर अराइवल ऑफ मुस्लिम्स, 1208 में दिल्ली में मुस्लिम सुल्तानेट शुरू हुई, उसके बाद आप देखें कि कभी भी अफगानिस्तान और जो नहीं हुआ। आपके मुगल बादशाह थे, जो आपके उससे पहले सलातीन थे, वो हमेशा अफगान बगावतों को वो कर रहे थे। अच्छा, पहले वो लोग आते थे यहाँ हमला करने, खाने पीने की चीजें ले जाते थे, अब वो स्मगलिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है अरविंद साहब, हमारी मईशत के पीछे रहने का, हमारी एजुकेशन के पीछे रहने का, और अभी तक हम इससे निकले नहीं हैं।
अभी जी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 84% वो इन्होंने फेंसिंग कर दी है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अफगानिस्तान का जो हमारा पड़ोस है उसकी वजह से हम पैदाइशी लूले हैं। पंजाबी में लूला उसको कहते हैं जो डिसेबल्ड हो, लंगड़ा जैसे होता है। तो अच्छा, अब वो आप हैरान होंगे कि मैं जब हज पर गया तो वहां एक अफगान मेरे साथ बैठा था, वो होस्ट का था। तो कहने लगा मेरी तो रावलपिंडी में दुकानें हैं। तो वहाँ होस्ट में बैठे हुए लोग यहाँ से पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, हज पर चले जाते हैं। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा, अफगान हमारे भाई हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट अफगान्स, वो हमारे भाई हैं। लेकिन हमारी मईशत उनको भी साथ सहारा दे रही है। हम जितनी गंदम पैदा करते हैं, चीनी पैदा करते हैं, यहाँ तक कि हम जो सरिया लोहा पैदा करते हैं, ईंटें, कापियाँ, पकी हुई रोटियां, वो भी वहां हम भेजते हैं या भेजी जाती हैं, जी। सही या गलत तरीके से। ये देश के साथ अफगानिस्तान नहीं है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है। चलिए एक इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था पाकिस्तान के अचीवमेंट और फेलियर्स में, सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतनी पीछे क्यों रह गई? हाँ, अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एक तो वजह ये है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस पर गौर करेंगे कि हम मुसलमान जो थे वो हमेशा से अभी देखें कि जो मुगल बादशाह थे या उससे पहले जो थे दिल्ली के सुल्तान, वो हमेशा अपने जो सूबेदार होते थे, गवर्नर, जो असल में कमांडर होते थे फौज के, उनके उन पर डिपेंडेंस होती थी। तो एक तो ये कुछ हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री में भी है, फौज का अपर हैंड होना। अ, दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम जो उनके टेक ओवर करने से जो हमें सेटबैक मिला, आई विल नॉट हेसिटेट टू कन्फेस इट, कि उससे हम बहुत पीछे चले गए और इंडिया इसके मुकाबले में हमसे आगे रहा वहां। लेकिन अब इसमें हम पीछे रहे, लेकिन अब आप देखें कि हम मैच्योरिटी के स्टेज पर आ रहे हैं। जो आजकल के हालात हैं, अगर हम 20 साल पहले होते तो मार्शल लॉ लग जाता, लेकिन अब हम इर्तिका पजीर हैं, हम तरक्की कर रहे हैं कि काफ़ी टर्माइल्स रही हमारी सियासी, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान, फलाना फलाना फलाना। लेकिन अब ये जो प्रेजेंट इलेक्शन है, इसमें तो हमारी फौज खुद अपोजिशन मान रही है कि न्यूट्रल है। कुछ इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। मसलन जब अयूब खान ने टेक ओवर किया तो पॉलिटिशियंस उसके साथ हो गए। फिर जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इन कमिंग ईयर्स वी विल बी एज डेमोक्रेटिक एज इंडियंस आर। लेकिन अब आपने आप ये देखें कि एक पॉइंट, अब ये देखें वहां भी जो अभी मोदी साहब जो आए हैं, तो ये जिस तरह हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज्म आ गया था, तो अब ये वहां भी आ गया है। तो ये मेरा ख्याल है उनके जाने के बाद हो सकता है ये जो वेव आई है, अभी देखें जिस तरह वो गाय का मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगी होपफुली। तो ये मेरा ख्याल है कि फ्लक्चुएशंस आती हैं, ग्राफ आपका ऊपर जाता है नीचे इन बोथ द कंट्रीज। इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वी कांट हेल्प इट। ये गाय को लेकर मोदी साहब पे कुछ ज़्यादा ही तनकीद की जाती है। मैंने स्टडी की जी एक कितनी लिंचिंग्स हुई हैं इंडिया में, तो एक रिपोर्ट अच्छा। के मुताबिक तकरीबन 20 से 22 लिंचिंग हैं जो कि मोदी साहब के टेन्योर में जो है लिस्ट की गई हैं ओवरऑल। सिविल सोसाइटी में कोई इंसिडेंट होता है तो दोनों तरफ से कम्युनिटीज उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे देती हैं, विच आई थिंक इज नॉट द राइट वे। आपने ये कहा कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हो रही है, और ये जो गवर्नमेंट है इसको पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने भी तस्लीम किया। जहां तक मेरी रिपोर्ट है, और ये जो पीडीएम की मूवमेंट आज पाकिस्तान में चल रही है, वो तो हर रोज बात ही ये कह रहे हैं कि ये तो एक हाइब्रिड रजीम है और इन्हें सेलेक्ट किया गया है। नवाज शरीफ साहब से लेकर पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। ही हैज बीन एक्चुअली गिवन द पावर बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैच्योर हो रही है डेमोक्रेसी? जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहले तो मैं
बहुत अदब के साथ इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल है ये मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। देखें, अब मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ रियासतों में, स्टेट्स में गाय को ज़बह करना मोदी साहब के आने के बाद लीगली मना किया गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने जो तादाद बताई है, मैं नहीं समझता कि वो मैं हिंदू पढ़ता हूँ रेगुलरली, दी हिंदू रेगुलरली हम्म। पढ़ता हूँ, as regularly and as thoroughly as I go through Pakistani newspapers or Washington Times। तो उसमें काफी खबरें हैं और वो काफी न्यूट्रल है अखबार, इस लिहाज से वो हैं। लेकिन अब देखें ना, जो आसाम में हो रहा है, जिस तरह वो एक उनको घेटोइजेशन हो रही है। अच्छा, फिर दिल्ली में जिस तरह हुआ अभी पिछले दिनों, तो ये तो पड़ेगा कि मोदी साहब के, ये आप माने या ना माने, लेकिन बहरहाल खुद हिंदुस्तान में भी ये एक तासुर है और बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं कि जो इस बात पर मोदी साहब को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके आने के बाद ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है। अब आप देखें ना कि ये जिस तरह आप हमारे हाफिज सईद को समझते हैं, तो इसी तरह जिस तरह आदित्य नाथ हैं, तो अगर हम हाफिज सईद को पंजाब का गवर्नर बना दें या चीफ मिनिस्टर, तो ये वही बात होगी। खैर, मैं इसमें नहीं पढ़ता, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाफिज अच्छा, अब सईद इंतकाल हो इलेक्टेड लीडर नहीं है, योगी आदित्यनाथ एक इलेक्टेड लीडर है और वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। और जी, वो लेकिन कोई आप हैरान होंगे हाफिज कि सईद एक सेकंड, मेरी मेरी गुजारिश है आपसे जी जी इजहार साहब। जी हाफिज सईद तो अपने आप को एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए उनकी तंजीम है जो कि कश्मीर में एक्शन में मुलव्वज है, रही है। दे ओपनली एडवोकेट फॉर जिहाद और उन्होंने जिहादियों को ट्रेन कर करके कश्मीर में भेजा है और इस बात को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बड़ा ओन करते हैं और बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। और जहां तक योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक है, अगर आप एक कोई उनके साथ में पैरिटी, अगर आप चाहते हैं कि हाफिज सईद इज इक्विवेलेंट टू योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ ने तो हिंदुओं की कोई ऐसी तंजीम बनाकर और पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं किया है। और फॉर दैट मैटर इंडिया के बारे में, आरएसएस के बारे में जो है, बार बार इमरान खान साहब हर आलमी सतह पर जाके इल्जाम तराश वो करते हैं। आरएसएस ने क्या एक बार, मसला कश्मीर का हमारा आपके साथ है, आपका हमारे साथ है, क्या हमने हिंदुओं की कोई भी ऐसी तंजीम बना के क्या सरहद पार भेजी? अब लोग कहते हैं कुलभूषण जाधव, तो कुलभूषण जाधव, पहली बात तो उसको उसको लेकर बड़े सवाल हैं और वो एक आदमी है। आज तक एक नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा गांधी को मारा, एक कुलभूषण जाधव, इनके अलावा कोई ज्यादा नाम नजर नहीं आते हैं। जबकि आप पाकिस्तान की जब बात होती है तो वो आलमी सतह पर 28 से 30 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। आज फेटफ में आप गवाहियां देते फिर रहे हैं, तो फिर एक इक्विवेलेंस तो वहां पे नहीं बनती है। जी, मैं अर्ज करूं आपका, आई अप्रिशिएट एंड आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पहली बात तो ये है कि आदित्य नाथ साहब को, अच्छा, हाफिज सईद अगर इलेक्शन में आज खड़े हों तो वो जीत जाएंगे, ये और बात है कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा। लेकिन आदित्य नाथ साहब को पाकिस्तान में ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? वो तो वहां जो एंटी मुस्लिम ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए ये हिंदू की खबर है कि उन्होंने एक दफा ये खुद कहा था हिंदू नौजवानों को कि आप मुसलमान औरतों पर हमला करें। ये मैं आपको हिंदू से सुना सकता हूं पढ़कर। अच्छा, जी, ये मैंने तो वो खबर पढ़ी सभी को है। पता है। अच्छा, अब जहां पर बाहर की वो दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तो खुद मोदी साहब का दाखिला भी अमेरिका में बंद हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों में बहस करने से फायदा कोई नहीं है, ये हम एक अनएंडिंग उसमें डिस्कशन में जाएंगे। ठीक है। अब आप जो आपने मैच्योरिटी की बात की है, तो देखें, आज पीडीएम अगर खुलकर कह रहा है कि सिलेक्टर या सिलेक्टेड है, तो ये मैच्योरिटी की इलामत है, क्योंकि इससे पहले बात ऐसी नहीं की जा सकती थी। और अब जिस तरह इलेक्शन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं हिस्सा ले रही, तो ये भी पहले नहीं होता था। तो ये मैच्योरिटी नजर तो आ रही है, आल्दो इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन चेंजेस बहरहाल हैं। जिस तरह आज मरियम नवाज बात कर रही हैं, फजलुर रहमान कर रहे हैं, सही है या गलत, और मैं इमरान खान के साथ हूं या नहीं ये और बात है, लेकिन ये बातें पहले नहीं थी। ओपन फैक्ट है, इसमें इसको मानने में क्या हर्ज है। तो हमारा मैच्योरिटी की तरफ तो जा रहा है। दूसरा देखें कि हर मुआशरा जो है वो जाता है मैच्योरिटी की तरफ। ये इंडिया की भी एक मैच्योरिटी की अलामत है कि मोदी साहब की इन जो मजहब का जो मामला है, उसमें खुद हिंदू जो हैं
वो उनकी बहुत सी तादाद मुखालफत कर रही है कि भाई आप एक एक्सट्रीमिज्म को ला रहे हैं। तो ये तो मुआशरों में एक इर्तिका चलता रहता है, मुझे इसमें कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है। बाकी जो है इमरान खान के अब भी सपोर्टर्स बहुत हैं, मैंने खुद उसे सपोर्ट किया था और मैं इस पर लिखा भी है कि मैं अब प्रेजेंटली उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आई वॉज अ वेरी फॉरवर्ड सपोर्टर ऑफ हिम ऑन टीवी एंड आई फॉर 2 3 4 ईयर्स। और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पीडीएम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सपोर्ट नहीं कर रही। ये तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में मैच्योरिटी तो तब आए जब हर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ऑपोजिशन जो है वो विद हैवी हार्ट अवाम के मैंडेट को तस्लीम करे। मैं इस इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जो 2013 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि ऑपोजिशन ने कहा कि नहीं जी यहाँ धांधली हुई है। यहाँ इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के पाकिस्तान में कोई हुकूमत में आ नहीं सकता, और ये स्टेटमेंट उन्होंने कहीं और नहीं इंडिया में बैठकर दी थी। तो ये जब जी तो फिर सवाल तो बनते हैं। पाकिस्तान में नोम चॉम्स्की को या अरुंधति रॉय को बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ से मसलन जैसे डॉक्टर परवेज हुदबॉय हैं, जब वो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं मुल्क का, मैं तो समझता हूं कि सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन वही है जो क्रिटिकल हो अपने मुल्क को लेकर। डोंट यू फील कि थोड़ी जरूरत है कि आवाम को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते वहां की हुकूमत जो है इन लोगों के भी जो काउंटर व्यूज हैं उन्हें एक्सेप्ट करे? जी, बिल्कुल सही है। मैं आता हूँ इस तरफ। पहले मैं जो ये है कि हर इलेक्शन के बाद जो झगड़ा होता है, उसमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना आज़ाद नहीं है जितना इंडिया का इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। मैं जब एक ट्रेनिंग ले रहा था सिविल सर्विस की, तो इंडिया के एक एक्स इलेक्शन कमिश्नर आए थे हमें एड्रेस करने। गिल साहब उनका नाम था, सिख बिरादरी से थे, और वो बाद में फिर पंजाब में कुछ एग्रीकल्चर के कुछ थे, बहुत बड़े टाइप अफसर थे। तो उनसे भी हमारी बहुत खुलकर बहस हुई थी। तो मैं समझता हूं कि अगर ये रिफॉर्म्स, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिया के इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में या अमेरिका या उनके मुकाबले में हमारा कमजोर है और इतना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ सिटिंग मिनिस्टर अगर कैनवैसिंग करे तो इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले सकता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तो इसमें मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है कि हमारे इलेक्शन कमीशन को अगर पूरा ताकतवर कर दिया जाए तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे। इसमें हम पीछे हैं और हमें इसमें आना चाहिए आगे। अब दूसरी बात आपने कौन सी कही थी अभी? इसके फ्रीडम बाद ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बात कही थी मैंने। जी, देखिए सेल्फ फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म की बात एक्सप्रेशन की अपने है यहाँ कि सेल्फ जी क्रिटिसिज्म को लेकर पाकिस्तान में जो है वो इतनी स्पेस कम क्यों है? अ, बिल्कुल स्पेस कम है। और परवेज हुड भाई का आपने नाम लिया है, या और बहुत से लोग हैं, उनके मानने वाले भी यहाँ बहुत हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स है जो सरकारी इदारा है शायरों का और राइटर्स का। परवेज हुड भाई साहब उसमें कई दफ़ा आए हैं, टीवी पर भी आते हैं, ऐसा नहीं है। और आप देखें कि कभी उन्हें, जिस तरह हम दोनों मुल्कों का हमारा एटीट्यूड है कि हम फौरन पत्थर हाथ में उठा लेते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब आप वहां भी तो देखें ना कि कई दफा नहीं बोलने दिया जाता। मेरा ख्याल है जसवंत साहब की जिस किताब थी उसमें यहाँ से शायद गए थे उस वक्त के वजीर खारजा कसूरी साहब, तो वहां भी हुआ था, उनको नहीं बोलने दिया गया था और शायद जसवंत साहब पर किसी ने रोशनाई इंक फेंकी थी। अच्छा, इसी तरह हमारी राइटर हैं बहुत लिबरल हैं, किश्वर नाहिद, उनको नहीं जाने दिया गया। फैज साहब को वो, तो अभी आप देखें कि जो गांधी के कातिल हैं उनको ग्लोरीफाई, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक एक्सट्रीमिज्म है जो दोनों मुल्कों में है। लेकिन अभी देखें, मैं उन चंद लोगों में से हूं जो ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारा सेटबैक हुआ ढाका का, उसमें मैं इल्जाम 80% फेडरल गवर्नमेंट को देता हूं, रिमेनिंग पाकिस्तान को देता हूं। लेकिन मुझे बर्दाश्त किया जा रहा है। मैं जब से बांग्लादेश बना है तब से हर 16 दिसंबर को मैं आर्टिकल लिखता हूं और उसमें मैं ये कहता हूं कि उनकी कोई गलती नहीं है, और अगर उनकी गलती है तो बहुत कम है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। तो ये है, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं और उन्हें यहां भी बर्दाश्त किया जा रहा है। ये मैं मानता हूं कि ज्यादा बर्दाश्त करना चाहिए।
आपने कसूरी साहब की बात की, उनके ऊपर इंक फेंकी गई जब वो अपने किताब को लेके नीदर अ हॉक नॉर अ उनके डोव को लेकर। जो ऑर्गेनाइजर थे वहां उन ठीक प्रोटेस्ट है, के। तो ये पाकिस्तान को लेके आज एक इंडिया में बदकिस्मती से एक माहौल है जो कि 2008 मुंबई अटैक्स के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो उफान पर आया है। और लोगों के भी एक सेंटिमेंट होते हैं उन्हें लेकर कि जब अब इतना बड़ा दहशतगर्द का वाकया हुआ हो हमारे यहाँ पे, तो फिर इस किस्म की बातें आइसोलेशन में होती हैं। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अरुंधति रॉय को राउंड अप नहीं कर दिया जाता, या कोई मिसिंग पर्सन्स के लिए हुकूमत के सामने लोग एहतजाज नहीं कर रहे होते। हम ये देखते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान एक पैरिटी करने की कोशिश करता है इन 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 एवरीथिंग। सो हम एजुकेशन को के साथ क्यों नहीं करते वही इक्विवेलेंस, बाकी जो तमाम फील्ड्स हैं उनके अंदर क्यों नहीं करते, हम डेवलपमेंट के अंदर क्यों नहीं करते। इमरान खान साहब ने हाल ही में कहा कि हमारे पास तो डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है जिसका जिसका वजीर आजम ये कहे कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो डेवलपमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। खैर, मुस्तकबिल की तो बात ना करें, ये तो अब या तो ज्योतिषी, आप ज्योतिषी का लफ्ज समझते हैं? जी। या तो कोई ज्योतिषी बताएगा या कोई पामिस्ट बताएगा फ्यूचर। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह दोनों मुल्कों का सेफ है और ब्राइट है फ्यूचर, ऐसी घबराने की बात नहीं। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं और मैं इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हूं पाकिस्तान में कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो हमारे लोग, इंडिया में भी शायद ऐसा ही है, हमारे लोग जिनका क्रिकेट की एबीसी नहीं पता, वो मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। तो मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि यार, इंडिया का मुकाबला क्रिकेट में करते हो, आईटी में करो, पीएचडीज की तादाद में करो, इंडस्ट्री में करो, ये आपकी बात सही है। ये हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खेल को खेल समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब मैच हो जाए तो शायद, अब मैंने तो हिंदुस्तान में कोई मैच नहीं देखा, शायद वहां भी यही सेंटिमेंट्स होते होंगे। हम लोग खेल को खेल नहीं रहने देते, हम दोनों की साइकी एक जैसी है। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम खेल को, उसको कुफ्र और इस्लाम का नतीजा बना देते हैं, हिंदू मत वर्सेस इस्लाम को ले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया के साथ हमें मुकाबला हर फील्ड में करना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट में क्यों होता है। आई एग्री विद इट। जी बिल्कुल। जहाँ तक आपने कहा क्रिकेट का सवाल है, तो हमारी क्रिकेट टीम कभी भी कोई प्लेयर हमारा सेंचुरी मारने के बाद में जो है वो कोई ग्राउंड पर बैठकर और भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं शुरू कर देता है। वो आप एक भी खिलाड़ी की ऐसी मिसाल नहीं दे सकते हैं जो हिंदू प्लेयर्स या सिख खास तौर से रहे हों कि जो वहीं पे ग्राउंड पे बैठ के और एक 10-15 सेकंड के लिए पूजा करनी शुरू कर दें। हाँ, मुसलमानों के साथ ये मसला ज़रूर है कि वो सेंचुरी करने के बाद में सजदा करते हैं एंड दे मेक अ रिलीजियस स्टेटमेंट आउट ऑफ इट। ना सिर्फ वहां पर बल्कि ये उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सिजदा करना बहुत आसान है, लेकिन आपके यहाँ भी तो वो देखे ना कि जब आपका अभी कोई ऊपर गया था, कोई रॉकेट या कोई साइंस का अभी था, तो वो उन्होंने भी सारा ये रिचुअल किया था। वो मेरा ख्याल है कि वो भी यकीनन करते होंगे, मंदिर में जाते होंगे या वो भगवान का वो मूर्ति वूर्ति मगर हाँ पूजते उसको होंगे। मिक्स नहीं करते, साइंस और रिलीजन को मिक्स नहीं करते। ये कहते हैं कि साइंस ने अपना काम कर दिया है। जैसे हमारी फिल्मों में डॉक्टर कहता है कि देखो भाई, आई हैव डन माय जॉब सिंसियरली, अब आप भगवान से प्रार्थना करें और शायद उन्हीं का कुछ चल जाए। तो वो एक फेथ है देखिए, लोगों का, उस फेथ के अंदर वो हाँ, रिस्टोर करने के लिए कह दिया जाता है। एक सेकंड, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब आप देखें कि अब मैं देख रहा था एक इंडियन क्लिप के, उसमें एक खातून गाय पर हाथ फेर रही है और कहती है कि ये बीपी के लिए अच्छा है। फिर हम ये भी सुनते हैं कि वो जो गाय का पेशाब है, मैं यहाँ हिंदू, हमारे यहाँ भी हिंदू हैं और मैं हिंदू मजहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता। यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो हमें इतने ही अजीज हैं, इसलिए मैं हिंदू मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना कि वहां भी तो इंक्लिनेशन है कि वो पेशाब जो है डब्बों में बंद हो रहा है, या जो भी सही है या गलत है। तो ये मेरा ख्याल है हमारे कल्चर की भी इलामत है। और मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आसानी है उनके लिए, हर जगह नमाज पढ़ लेते हैं, हर जगह सजदे करते हैं। आज जीतने के बाद हिंदू दिल में तो कहता ही होगा ना कि भगवान का शुक्रिया। हाँ, दिल में कहना अलग बात है, लेकिन उस हाँ, टू मेक अ तो पब्लिक हमारा स्टेटमेंट। मैनिफेस्टेशन अलग है। तो दोनों एक ही जैसे हैं, रिलीजियस एटीट्यूड मेरा ख्याल है एक ही जैसा है। गाय का जहां तक ताल्लुक है भारत में,
लोग अब ज़रूरी उसे नहीं है अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को डिफेंड करें। नहीं, 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 नॉट एट ऑल। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नॉट नॉट एट ऑल डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक बहुत ही, क्योंकि हम हिंदू लोग ज़्यादातर जो हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और गाय हज़ारों सालों से एक हिंदू की, किसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। तो गाय हो या बैल हो, आपने खेतों में बच्चों के लिए दूध हो, या फिर जो जो खुराक है, और फिर बैल का वो काम में लेना, तो वो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसकी। ठीक हुँ। वैसे ही जैसे अरबों में ऊँटों की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और हाँ, कैमल लेकिन यूरिन को वो ऊँट की अरबों के इबादत अंदर भी बड़ा अच्छा माना जाता है, उसे बाकायदा तो दुकानों पर बेचा जाता है। हाँ, लेकिन अरब ऊँट की इबादत नहीं करते, वहाँ ज़बह करना भी मना नहीं है। अरे ये आपकी बात हाँ, में गाय ये को, वो हमारा रिलिजन है, वो फेथ फेथ इज़ ब्लाइंड, वो कहते हैं ना, तो हाँ, उसमें उसमें अगर कोई अबाबील के ऊपर यकीन रखता हो, कोई ऊपर से कोई आएगी, तो कोई ये करता हुँ, है कि कोई पुष्पक विमान है राम का, वो आएगा। तो हुँ। फेथ में रैशनैलिटी नहीं ढूँढी जा सकती। फेथ तो ऐसा ही है जी, यकीन की आपके बात यहाँ है। एक आपके यहाँ एक चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड या हाज़िर सर्विस या कोई और जज हैं जिन्होंने ये गाय के बारे में बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया था, आपको याद होगा। मुझे अब उनका नाम नहीं याद। जी, मार्कंडे काटजू साहब की आप बात कर रहे हैं। जी, उन्होंने जी। उनकी जो स्टेटमेंट है गाय को लेके, देखिए यही तो खूबसूरती है कि हिंदुस्तान जैसी सोसाइटी में आप हर तरह की ओपिनियन दे सकते हैं, और वो देने के बाद में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं, आप अब आप मज़हब से खारिज हो गए हैं।